पढ़ा था असेंशियल एलिमेंट्स में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कौन कौन पार्टी कैपेबल होती हैं एंटर करने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, कब हम किसी भी कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है उसको लॉफुल मानते हैं। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि जो कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनको वॉइड डिक्लेयर नहीं कर रखा, अगर वो वॉइड डिक्लेयर्ड हैं तो वो कभी भी क्या नहीं होते, एनफोर्सेबल। आज हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड एलिमेंट के बारे में जो क्या है, फ्री कंसेंट। उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंसेंट होता क्या है। तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। मतलब दो पार्टीज को हम कब बोलेंगे कि वो कंसेंट में है, जब वो दोनों पार्टीज किसी भी चीज को सेम सेंस में ले, मतलब जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को बताना चाहती है उसी वे में दूसरी पार्टी उस पहले वाली पार्टी की बात को समझे। मतलब जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारा जो मीनिंग है, पर्पस है या कुछ भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, हम दोनों पार्टीज क्या करें उसको सेम सेंस में लें। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास दो गाड़ी हैं, एक गाड़ी है बड़ी और एक है छोटी। अब मैंने बी के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें मैं अपनी छोटी गाड़ी सेल करने की बात कर रहा हूँ, पर बी ने क्या सोचा, मैं अपनी बड़ी गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि हमारी कंसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैं बी को बताना चाहती हूँ बी ने उसे सेम सेंस में नहीं लिया, तो हमारी कंसेंट नहीं है। कंसेंट नहीं है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। अब आता है कंसेंट फ्री कब होती है। तो सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अब फ्री कंसेंट की डेफिनेशन हमें नेगेटिव सेंस में दी है, उसमें ये नहीं बताया कि फ्री कंसेंट कब होती है, बल्कि ये बताया कि किन किन केस में फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। उन केसेस को छोड़ के बाकी सब में फ्री कंसेंट हमारी मान ली जाएगी। तो फर्स्ट है, फ्री कंसेंट कब नहीं मानी जाती, जब किसके अकॉर्डिंग वो क्रिएट हुई हो, कोर्जन। कोर्जन मतलब क्या होता है, किसी को धमका के उससे कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए बोलना। देन अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब जोर जबरदस्ती। ये कब होता है, जब पार्टीज के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है, तो हम अपनी पावर का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए बोलते हैं। देन फ्रॉड, फ्रॉड मतलब मैंने चीट करने के पर्पस के लिए कुछ गलत बोल के या कुछ झूठ बोल के क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब किसी पार्टी की कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो दूसरी पार्टी को चीट करे, बाय मिस्टेक उसके पार्ट पे क्या हो गया, हमारी गलती हो गई है जिसकी वजह से हमने कुछ गलत बता दिया है। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि वो चीज़ हमारे लिए सही है, हम अपने वे से सही बता रहे हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, पर वो एक्चुअल में वो चीज़ गलत है। तब हमारे क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन। और मिस्टेक कब होता है, जब कुछ भी मिस्टेक क्या होती है, दोनों तरीके की हो सकती है, यूनिलेटरल भी और बाइलेटरल भी, या तो वन साइडेड एक पार्टी की तरफ से या फिर टू साइडेड भी हो सकती है, उसे जब हम बोलते हैं बाइलेटरल। अब जो हमारे ये पहले चार थे, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनका इफेक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा होगा वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा ले, अगर वो ना चाहे तो उसको रिसाइंड कर दे। तो कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स एक पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी है वो उसको क्या कर सकती है, एनफोर्स करवा सकती है। पर जो बाय मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है वो हमेशा क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको कभी भी हम क्या नहीं करवा सकते, एनफोर्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो मतलब शुरू से ही क्या होते हैं, अनएनफोर्सेबल, उसे हम कभी भी एनफोर्स नहीं करा सकते। नेक्स्ट हमारा आता है एलिमेंट्स विदिएटिंग फ्री कंसेंट। मतलब जो हमारे एलिमेंट्स थे जिनके अकॉर्डिंग फ्री कंसेंट नहीं होते, अब हम उनको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कोर्जन। कोर्जन की डेफिनेशन किसमें दी, सेक्शन 15। तो क्या बोलता है, कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। मतलब हम दूसरी पार्टी को या तो उसके अगेंस्ट कुछ भी गलत काम कर रहे हैं जो इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट है, या फिर उसको धमकी दे रहे हैं वो चीज़ करने की। और unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever। या फिर हम क्या करें, किसी भी पार्टी की जो प्रॉपर्टी है उसको गलत तरीके से जब्त कर रहे हैं या फिर जब्त करने की धमकी दे रहे हैं, whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं,
प्रॉपर्टी, जो हम धमकी दे रहे हैं प्रॉपर्टी जब्त करने की या फिर कुछ भी गलत काम करने की, जो अगेंस्ट है किसके, इंडियन पेनल कोड के, किसके लिए, ताकि सामने वाली पार्टी हमारे साथ एग्रीमेंट में आ जाए, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट अपनी दे दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोर्जन। सिंपली अगर हम किसी को डरा धमका के उससे कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए बोल रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, कोर्जन। ये किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन इसमें दी गई है, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, एक हस्बैंड ने क्या किया, अपनी वाइफ से और सन से अलग होने की बात करी और उसने बोला अगर तुमने डाइवोर्स पेपर पर, उसकी वाइफ को बोला अगर तुमने डाइवोर्स पेपर पे साइन नहीं करे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो अब उसने डर के, उसकी वाइफ ने डर के उसके सुसाइड करने की धमकी से क्या किया, डाइवोर्स ले लिया। तो ये चीज़ क्या है, कंसेंट फ्री नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब इफेक्ट्स ऑफ कोर्जन सेक्शन 19। अब सेक्शन 19 में क्या बताया गया, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोर्जन के वे से फॉर्म हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। फर्स्ट, वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, वही जो एग्रीव्ड पार्टी है वो चाहे तो उसे एनफोर्स करवा लेगा, फिर उसको रिजेक्ट कर दे, वो वर्डेबल होता है। देन इफ रिसाइंडेड, एनी बेनिफिट रिसीव्ड बाय एनी पार्टी मस्ट बी रिटर्न। अगर हमने जो पार्टीज थी एग्रीव्ड पार्टी, जिसने उसको रिसाइंड कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे वो नहीं करना चाहती, वो खत्म हो गया, तो कोई भी बेनिफिट किसी भी पार्टी को मिला हो, या तो एग्रीव्ड पार्टी को या फिर दूसरी पार्टी को जिसने कोर्जन किया था, उसको वो बेनिफिट क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। बेनिफिट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी हो गई या फिर कुछ और थिंग वगैरह हो गई। एनी मनी रिसीव्ड मस्ट बी रिटर्न, ऑल्सो जो किसकी फॉर्म में हो सकता है, मनी की फॉर्म में, तो जो भी मनी मिली है वो भी क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties in a position to dominate the will of other and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other। मतलब एक पार्टी का इतनी पावर है कि वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है। मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, अगर वो मुझे कुछ करने के लिए बोलेंगे, मैं चाहता हूँ कुछ और करना पर वो उसके अगेंस्ट हैं, तो वो मुझे रोक सकते हैं। मतलब उनके पास इतनी पावर है कि वो मेरी विल को डोमिनेट कर सकते हैं। तो उस पावर के लिए उसने क्या यूज़ किया, उस पोजीशन को यूज़ करते हुए अनफेयर एडवांटेज ली। मतलब मेरी किसी के ऊपर इतनी पावर थी कि मैं उसका डिसीजन चेंज करवा सकता हूँ, और मैंने वो डिसीजन चेंज किस लिए करवाया, ताकि मुझे फ़ायदा हो। मतलब अपने आप को गलत तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना, उसे क्या बोलते हैं हम, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब ए पर्सन इज डीम्ड टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, मतलब कब कब माना जाएगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की विल को डोमिनेट कर सकता है। फर्स्ट, वेयर ही होल्ड्स ए रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, मतलब उसके पास इतनी अथॉरिटी है, या रियल और अपेरेंट, मतलब जैसे एक में अथॉरिटी है, टीचर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स जो चाहे वो करवा सकता है, तो वो उसकी विल को क्या कर सकता है, डोमिनेट। देन वेयर ही स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू द अदर, मतलब दो पार्टीज का रिलेशन ही कुछ ऐसा है, फिड्यूशियरी रिलेशन है, जैसे किसी भी डॉक्टर और उसके पेशेंट का, वो क्या कर सकता है, उसकी विल को डोमिनेट कर सकता है। वेयर ही मेक्स कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड ड्यू टू इलनेस, ओल्ड एज एक्सेट्रा, मतलब एक पेशेंट है जिसको या तो टेम्पररी या फिर हम बोल सकते हैं परमानेंट कोई डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से उसका फायदा उठाते हुए सामने वाली पार्टी क्या करते हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ऐसे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करना जिसकी मेंटल कैपेसिटी या तो टेम्परेरी बोल सकते हैं कुछ समय के लिए, या फिर परमानेंटली वो क्या है, डिसेबल है, वो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो कुछ सोच सके कि वो किस बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या क्या कर रहा है। और ये जो डिसेबिलिटी है वो किसकी वजह से हो सकती है, या तो इलनेस की वजह से, ओल्ड एज की वजह से, मतलब बूढ़े हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इलिटरेट है, जैसे उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, अनएजुकेटेड पीपल है, और हम उसको मतलब गलत तरीके से बता के कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, जबकि वो उसके लिए है नहीं, वो चीज़ किस में काउंट हो जाएगी, डोमिनेशन ऑफ विल में। अब आता है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। अंडर इन्फ्लुएंस के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन पार्टीज, मतलब जो दो पार्टीज हैं उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, तभी अंडर इन्फ्लुएंस हो सकती है।
देन पोजीशन टू डोमिनेट द विल, मतलब एक पार्टी की पोजीशन इतनी होनी चाहिए कि वो दूसरे पार्टी की विल को क्या कर सकता है, डोमिनेट। और किस किस तरीके से हो सकता है डोमिनेट, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, जैसे किसी पेरेंट्स की होती है अपने चिल्ड्रन के ऊपर। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप ही ऐसा है जैसे डॉक्टर और पेशेंट का, टीचर और स्टूडेंट का। देन मेंटल डिस्ट्रेस, वो बंदा क्या है, मेंटली डिस्ट्रेस है, जिसकी वजह से वो कैपेबल नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को समझने के लिए। देन अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स, इसमें क्या होता है, हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा दिखा जिसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शनल है। मतलब जैसे मान लो एक बंदा दूसरे बंदे को अपना 5 लाख का अगर 1 लाख में सेल कर रहा है, तो देखने वाला क्या सोचेगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, 5 लाख की चीज़ 1 लाख में दे दी। तो उस समय क्या होता है, अनकॉन्शियबल बार्गेन्स, हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस से ही उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाया होगा। देन ऑब्जेक्ट टू टेक अनड्यू एडवांटेज, और एसेंशियल क्या, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो उसमें एक पार्टी से अपने दूसरी पार्टीज के विल को डोमिनेट क्यों करती है, अपने कोई फायदा उठाने के लिए, अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए। तो इसमें क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें हमें लगता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से क्रिएट हुआ है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शनल है, तो पार्टी के पास के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने अपने पावर का यूज करके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बल्कि सामने वाले की मर्जी की वजह से ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आया है। अब आता है इसका इफेक्ट क्या है, तो सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग ही इसका इफेक्ट होता है कि वॉइडेबल होगा, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट अंडर इन्फ्लुएंस से कोज हुआ तो वॉइडेबल होता है एग्रीव्ड कार्ड के बेस पे, जिसके पार्टी के हमने विल को डोमिनेट किया है, जिसके ऊपर हमने अंडर इन्फ्लुएंस किया है, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा ले, चाहे उसको रिजेक्ट कर दे। देन अगर वो पार्टी उसको चूज करती है रिसाइन करना, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होता है, तो जो भी बेनिफिट किसी भी पार्टी को अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मिला है तो वो उसको वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18 हमारा डील करता है किसके साथ, मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ। इट मीन्स एंड इंक्लूड्स द पॉजिटिव असर्शन इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। अब कोई भी पर्सन है, वो किसी चीज़ को ट्रू मान रहा है, एक्चुअल में वो गलत है, लेकिन उसके हिसाब से वो सही है, पर उसके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से वो उसको सही प्रूव कर सके, फिर भी वो सामने वाली पार्टी को उसको सही बताता है। मतलब एक्चुअल में वो चीज़ गलत है, पर उस पार्टी का मानना है कि वो चीज़ सही है, और वो सामने वाली पार्टी को बोलता है कि ये चीज़ सही है, जबकि उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से वो प्रूव कर सके कि ये सही है, तो उसे हम क्या मानेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब उसके नॉलेज से वो सही है पर एक्चुअल में वो गलत है, तो उसको बताता है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। देन एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, मतलब कुछ भी गलत हो गया, कोई भी ड्यूटी को उसने ब्रीच कर दिया, कोई काम करना था उसने नहीं किया, लेकिन उसकी इंटेंशन सामने वाली पार्टीज को चीट करने की नहीं थी, तो वो भी क्या होता है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। Then, causing, however, innocently a party to an agreement to make a mistake as to substance of thing which is subject to agreement. मतलब किसी पार्टी को, जो सामने पार्टी टू द एग्रीमेंट है, सेकंड पार्टी है जो, उसको हमने क्या किया कि मतलब हमारी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, फिर भी हमारी वजह से उसने कोई मिस्टेक करी है जो एग्रीमेंट से रिलेटेड है, हमने कुछ ऐसा बोला जिसको मान के उसने मिस्टेक करी है, वो चीज़ किसमें काउंट होती है, हमारी मिस रिप्रेजेंटेशन में। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू फॉर्म किया है तो वो क्या होगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, और वो भी अगर कोई बेनिफिट उसमें भी हमें मिला है तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फ्रॉड। सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी विद एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर, मतलब फ्रॉड में मेन कंडीशन क्या है, एक पार्टी ने कोई भी इनमें से फॉलोइंग कंडीशंस कमिट करी हैं जिसकी वजह से किसी सेकंड पार्टी को चीट करने की इंटेंशन से, मतलब उसकी मेन इंटेंशन ही क्या है, सामने वाली पार्टी को चीट करना। फर्स्ट इज सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब हमें पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, फिर भी हम किसी दूसरी पार्टी को सजेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ सही है, मतलब कोई भी ऐसा सजेशन देना किसी भी फैक्ट के अकॉर्डिंग सामने वाली पार्टी को जो हमें पता है सही नहीं है, फिर भी हम उसको उसके लिए सजेस्ट कर रहे हैं। देन द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ इट,
मतलब हमें फैक्ट के बारे में पता है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड कोई भी मेन फैक्ट है, मटेरियल फैक्ट है जिसके बारे में उस पार्टी को पता है, फिर भी वो सामने वाली पार्टी से उसको क्या है, छिपा रहा है। अगर वो उसको छिपा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है, फ्रॉड। देन ए प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्म इट। अब एक पार्टी सामने वाली पार्टी से प्रॉमिस कर रही है पर उसकी इंटेंशन नहीं उसे परफॉर्म करने की, फिर भी वो उसको कर रही है, तो ये क्या उसके लिए फ्रॉड। एनी अदर एक्ट फीटेड टू डिसीव, या फिर कोई भी अदर एक्ट जो किसने किया है, चीट करने के पर्पस के लिए, अपना फायदा ढूंढने के लिए। देन एनी सच एक्ट और ओमिशन एज लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करना, कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस जो लॉ क्या बोलता है, फ्रॉडलेंट, वो किस में आ जाएगा, फ्रॉड। देन असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के लिए क्या क्या होना चाहिए। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करे, रिप्रेजेंटेशन दे रही है और वो रिप्रेजेंटेशन कैसी है, गलत। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड बिफोर कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो ये रिप्रेजेंटेशन हमने दी है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने से पहले हमने सेकंड पार्टी को दी हो, जिसकी उस रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड उस सेकंड पार्टी ने क्या करे, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए हाँ करी है। रिप्रेजेंटेशन बाय होम हु बिलीव्स इट टू बी फॉल्स, हमें पता है वो रिप्रेजेंटेशन जो हम सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी हम उसे दे रहे हैं, ये मेन कंडीशन है। अदर पार्टी बी इंड्यूस टू एक्ट अपॉन रिप्रेजेंटेशन, और हमने क्या बोला है सामने वाली पार्टी को उस रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड एक्ट करने के लिए। अदर पार्टी रिलाइड ऑन रिप्रेजेंटेशन एंड हैव बीन डिसीव्ड, और सामने वाली पार्टी ने हमारी रिप्रेजेंटेशन को सच माना है और उसकी बेस्ड ही क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट में, और उसको हमने क्या किया है, चीट किया है। अदर पार्टी हैड सफर्ड ए लॉस, और उस रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड होके उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको क्या हुआ, कोई लॉस सफर्ड करना पड़ा हो, तब जाके वो क्या होगा, हमारा फ्रॉड। तो फ्रॉड के लिए ये मेन कंडीशंस हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंटेशन देगी जो कि क्या है, गलत है, उस रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, उसके बाद उस पार्टी ने जो रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई किया उसकी वजह से उसको कोई लॉस हुआ है, तो ये मेन कंडीशंस हैं फ्रॉड होने के लिए। देन इफेक्ट, इफेक्ट में क्या होगा, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा फॉर्म हुआ है फ्रॉड की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वॉइडेबल, किस पार्टी पे, एग्रीव्ड पार्टी जिसको हमने धोखा दिया है, और अगर कोई बेनिफिट अराइज हुआ है तो वो क्या कर देंगे, हम उसको रिटर्न। नेक्स्ट आता है मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, इसमें क्या है, अगर जैसे एक कैविएट एम्प्टर का रूल है, लेट द बायर बी अवेयर, तो अगर कोई पार्टी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसको उस चीज़ के लिए पहले चेक करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, अगर हम चुप हैं, किसी भी फैक्ट हम नहीं बता रहे आउटसाइड पार्टी को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसके साथ फ्रॉड किया है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कब कब हमारे जो साइलेंस है वो फ्रॉड कहलाएगी। फर्स्ट, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, मतलब सामने वाली पार्टी की ड्यूटी बनती थी कि उसे उस फैक्ट के बारे में बताना चाहिए, फिर भी वो नहीं बताते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, साइलेंस इज फ्रॉड। वो कब कब होती है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, मतलब जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में रिलेशनशिप है, कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जैसे टीचर पेरेंट्स और अपने उसके चिल्ड्रन का हो गया, टीचर और स्टूडेंट का हो गया, उस टाइम में अगर हम चुप हैं किसी मटेरियल सर्कमस्टांस को लेके, तो वो क्या मान लिया जाएगा, साइलेंस इज फ्रॉड। अब इसके लिए एक एग्जांपल, ए ने हॉर्स सेल किया बी को बाय ऑक्शन, और उसमें वो हॉर्स जो था वो अनसाउंड माइंड का था, पर उसने ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया। अब यहाँ पे क्या मेयर साइलेंस फ्रॉड होगा, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि जो परचेज कर रहा है हॉर्स को, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको चेक करे अच्छे से, ना कि सेलर की ड्यूटी ये बनती है कि वो उसको डिस्क्लोज करे। तो सब कुछ बताना सेलर के लिए मैंडेटरी नहीं होता, सामने वाली पार्टी को चेक करना चाहिए, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। अब मान लो जो ए है जो सेल कर रहा है वो बी का कोई रिलेटिव है, मान लो उसकी बी उसकी डॉटर है ए की, तो उस टाइम उस ए की ड्यूटी बनती थी कि वो उसको मटेरियल सर्कमस्टांस के बारे में बताए, जो हॉर्स की अनसाउंडनेस थी उसके बारे में बताए, अगर तब भी वो नहीं बताते तो साइलेंस हमारी क्या हो जाएगी, फ्रॉड मानी जाएगी। मतलब अगर पार्टी आउटसाइड पार्टी को सेल कर रही है तब वो डिस्क्लोज नहीं कर रही है किसी फैक्ट को, तब वो फ्रॉड नहीं है, पर मान लो उनके बीच में कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, फिर भी वो अगर उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रॉड।
देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अगर हम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसमें हर चीज़ को डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है, मटेरियल डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। अगर उसमें हम कोई चुप रहते हैं या फिर कुछ चीज़ के बारे में नहीं डिस्क्लोज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉड। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, मैरिज के केस में भी हर मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना होता है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फ्रॉड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट एंड शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर हम फैमिली सेटलमेंट कर रहे हैं, जैसे दो भाई हैं वो अलग अलग होना चाहते हैं, उस टाइम पे सारे जो मटेरियल फैक्ट्स उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। या फिर जब कंपनी शेयर अलॉट करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड। देन वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, मतलब मेरी जो साइलेंस है वो सामने वाली पार्टी उसको कैसे कंसिडर करे, इक्विवेलेंट टू स्पीच, उस टाइम पे भी अगर मैं चुप रहता हूँ वो क्या हो जाएगी, साइलेंस इज फ्रॉड। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला, अगर तुमने इसके बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं मान लूंगा ये हॉर्स बिल्कुल सही है, और वहां पे बल्कि हॉर्स क्या था, अनसाउंड था, फिर भी ए ने कुछ नहीं बोला, तो उसकी जो साइलेंस है वो क्या कंसीडर करी जाएगी, फ्रॉड। तो इन केसेस में क्या होगा, साइलेंस भी हमारी फ्रॉड कंसीडर होगी, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट इसके अकॉर्डिंग साइलेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है, एन इनोसेंट और एरोनियस बिलीफ विच लीड पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर, मतलब इनोसेंटली हमने एक दूसरे को क्या कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, मिसअंडरस्टैंड कर लिया, एक दूसरे को गलत समझ लिया। इनोसेंटली मतलब हमारी कोई इंटेंशन नहीं है सामने वाली पार्टी से कुछ गलत बताना या उसको चीट करना वगैरह, बस इनोसेंटली हमने क्या किया, वो जो हमें समझाना चाहता था हमने उसको गलत समझ लिया, वो क्या होती है, हमारी मिस्टेक। अब मिस्टेक दो तरीके के हो सकते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ में भी दो कंडीशंस हैं, एक तो हो सकता है कि हम बोले हमें हमारी ही कंट्री का लॉ नहीं पता, तो वो कभी भी मिस्टेक मानी नहीं जाएगी। मतलब ये अज्यूम करके चलते हैं कि कंट्री के हर पर्सन को क्या होगा, उस कंट्री के लॉ की नॉलेज होगी, तो अपनी कंट्री में रह के हम ये नहीं बोल सकते कि हमें इस लॉ के बारे में नहीं पता था, तो वो कभी भी वो कभी भी एक्सक्यूजेबल नहीं होती। वो इसकी वजह से अगर कंट्री के लॉ की वजह से कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्रिएट या वॉइड डिक्लेयर नहीं होता। पर अगर बात करें फॉरेन लॉ की, हम किसी अदर कंट्री में गए और वहाँ बोले कि हमें इस लॉ की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या होता है, एक्सक्यूजेबल। उसको किसका पार्ट मान लिया जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, मतलब कंट्री का लॉ कभी भी एक्सक्यूजेबल नहीं है, पर फॉरेन लॉ एक्सक्यूजेबल है। अगर मिस्टेक हुई है हमारे किसके रिगार्डिंग, फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या मान लेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी फैक्ट के बारे में हमारी मतलब जो पार्टीज़ का पर्पस है या फिर जो जिस बारे में वो बात कर रहे हैं, हमें उस चीज़ में मिस्टेक हुई है, सामने वाला कुछ और बता रहा है, हम उसको कुछ और समझ रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट। अगर मिस्टेक की वजह से कोई भी एग्रीमेंट क्रिएट हुआ है वो हमेशा क्या होता है, वॉइड, मतलब कोई सी भी पार्टी उसको क्या नहीं करवा सकती, एनफोर्स। जो अदर फॉर्म्स थे फ्री कंसेंट के, जो अदर हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, उनमें क्या था कि वो वॉइडेबल था एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, बट जो मिस्टेक है वो किसी भी पार्टी के ऑप्शन पे हम एनफोर्स नहीं करवा सकते, वो हमेशा क्या होती है, वॉइड। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस। सबसे पहले डिफरेंस पढ़ेंगे हम फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। तो फ्रॉड क्या होता है, इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी। फ्रॉड में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी इंटेंशन ही क्या है, सामने वाली पार्टी को चीट करना, उसका फायदा उठाना। पर मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती हमारी। देन पर्सन नोज हिज रिप्रेजेंटेशन इज अनट्रू। उसमें क्या था, एक पार्टी क्या करती है, रिप्रेजेंटेशन देती है, उसे पता है उसकी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, फिर भी वो सामने वाली पार्टी को चीट करने के पर्पज के लिए वो रिप्रेजेंटेशन देती है। पर इसमें पर क्या मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, पर्सन बिलीव्स हिज रिप्रेजेंटेशन इज ट्रू ऑल्दो इट इज नॉट, मतलब एक्चुअल में उसकी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, पर उसके बिलीफ में क्या है, उसको क्या लगता है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन सही है, वो अपनी तरफ से सही बता रहा है, वो एक्चुअल में गलत है, वो अलग बात है। देन इंजर्ड पार्टी कैन रेपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेज। फ्रॉड में केस में क्या हो सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, एक पार्टी क्या कर सकती है, उसको रेपुडिएट कर सकती है जो एग्रीड पार्टी है, साथ में उसके पास क्या ऑप्शन है, जिस पार्टी ने उसके ऊपर फ्रॉड किया, जिस पार्टी ने उसका गलत फायदा उठाया, वो उससे क्या कर सकती है, डैमेज क्लेम कर सकती है। पर मिसरिप्रेजेंटेशन में पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट क्लेम
damages। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन का केस है तो क्या कर सकता है, पार्टी क्या कर सकती है, रेपुडिएट तो कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, पर वो कभी भी डैमेज क्लेम नहीं कर सकती। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्जन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल थ्रेट। कोर्जन में हमने पढ़ा था इट वो या तो थ्रेट कर मतलब कमिट करता है या फिर थ्रेट करता है कि वो कमिट करेगा। किसके लिए, कोई भी इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट कोई भी एक्ट है वो, या फिर किसी भी पार्टी की प्रॉपर्टी को डिटेन करता है गलत तरीके से, या फिर कम उसको डराता है कि वो डिटेन कर लेगा उसकी प्रॉपर्टी को। अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है, इन्वॉल्व्स मोरल प्रेशर। उसमें क्या, हम मेंटली किसी को हरास करते हैं, मेंटली उसका फायदा उठाते हैं। देन कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट इलीगल एक्ट। कोर्जन में क्या होता है, कोई गलत काम, इलीगल एक्ट, या फिर किसी भी पार्टी की गलत तरीके से प्रॉपर्टी को जब्त करना। उसमें ऐसा कोई भी इलीगल एक्ट नहीं होता, नॉर्मल जो हमारे लीगली वर्क है वही करवाते हैं, पर फायदा उठाने के लिए। नो नीड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। अब अगर हमें कोर्जन करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन हो। जो मतलब मैं किसी बंदे को नहीं जानती वो भी मुझ पर क्या कर सकता है, कोर्जन कर सकता है। पर अगर हम अंडू इन्फ्लुएंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक पार्टी ऐसी पोजीशन में होती है कि वो दूसरी पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मेन कंडीशन क्या थी, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए, दो पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। वो रियल भी हो सकता है, वो फिड्यूसरी भी हो सकता है। देन इट कैन इंक्लूड स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। मतलब अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट टू द बात करें तो ज़रूरी नहीं जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वही कोर्जन कर सकते हैं, इसमें कोई स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी भी कोर्जन कर सकती है। पर अगर हम इंडू इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वही क्या कर सकती है, उसके पास ही पावर है जो कि वो डोमिनेट कर सकते हैं सामने वाले की विल को, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। देन कोर्जन में वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है कोर्जन के वजह से तो उसमें क्या होता है, वो वॉइडेबल होता है किसकी ऑप्शन पे, एग्रीड पार्टी की। पर अंडर इन्फ्लुएंस में वो एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे तो वॉइडेबल है ही, साथ में कोर्ट के पास भी राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा सकती है। देन बेनिफिट मस्ट रिटर्न बैक। कोर्जन में अगर हमें कोई भी बेनिफिट मिला है तो वो वापस करना पड़ेगा। पर अंडर इन्फ्लुएंस में क्या है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो मतलब जो हमें बेनिफिट मिला है वो फुली, पार्शली या फिर रिटर्न करना है या नहीं करना। तो अंडर इन्फ्लुएंस में कोर्ट का भी रोल आ जाता है, पर कोर्जन में कोर्ट को इंटरफेयर नहीं होता, कोर्ट का इंटरफेयर नहीं होता। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन कोर्जन एंड अंडर इन्फ्लुएंस। इसी के साथ हमारी यूनिट 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की कंप्लीट। थैंक यू।